अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। आप तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूं। नाज़मीन, कल हम बात कर रहे थे पेट के हवाले से, आज हम बात करेंगे आंतों के हवाले से कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको पेश आती हैं, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है और क्या आप एहतियात कर सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी एक बड़ा मसला है, मोशंस लग जाना, फिर पेट का फूलना, गैसेस का बनना, ये तमाम चीज़ें आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को और शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे आंतों के हवाले से। सबसे जो बेसिक मसला है लोगों का वो है गैसेस का प्रॉब्लम, तो वो क्यों पेश आती है? जी बिल्कुल, देखें सीक्वेंशियली हमारी कोशिश है कि हम चलें। हमने स्टमक के हवाले से बात की, मैदे के। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा इस हिस्से को भी डिस्कस हो जाए, जिसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आंतों का फूलना है, बेसिकली पेट का फूलना, हमें बाहर तो यही नज़र आता है ना, पेट फूल गया, लेकिन अंदर बेसिक हो क्या रहा होता है, जो आंतों की मूवमेंट है, ये कुदरत ने एक निज़ाम रखा है। मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये बात बताई है, जो आप हम अभी सुन रहे हैं वो ये चीज़ वादे रखें कि आंतों की एक मूवमेंट जो है वो बाकायदा ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है, यहीं से, बल्कि हमारे मुंह के बाद से जब हम सॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, उसके बाद से जितनी भी मूवमेंट है वो नीचे की तरफ होती है। अच्छा, होता क्या है कि किसी भी वजह से अगर आंतों की मूवमेंट स्लगिश हो जाए, यानी हल्की पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में रुकाव पैदा होता है। यानी जो स्टफ़ अब एब्जॉर्ब हो गया, जो खाना हमने खाया आंतों में चला गया, हाथों से जज़्ब होना शुरू हुआ। जज़्ब होने के बाद अब जो फाजिल चीज़ें हैं, जो कि अब बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं हैं और वो बेकार है, उनको बाहर निकल जाना चाहिए, उसको आगे मूव होना चाहिए। अब अगर किसी भी वजह से आंतों की मूवमेंट में रुकाव पैदा होगा, या वो हल्की पड़ जाएंगी, या वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो ऐसी सूरत में फिर जो हम कहते हैं कॉमनली पेट फूलने की शिकायत होने लग जाती है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि आंतें जब मूव कर रही हो तो हमें नहीं पता चल रहा होता कि अंदर आंतें मूव कर रही हैं। बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि आपको वो कहते हैं ना, गुड़गुड़ की शक्ल में एक आवाज़ सी भी कभी महसूस होती है, या ऐसा लगता है, लेकिन आंतें चलने का आपको एहसास नहीं हो रहा होता। तो बेसिकली इसके लिए करना ये होता है कि जब आंतों की मूवमेंट में रुकाव आने लगे, तो हम सिर्फ अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि खाने के 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा चहलकदमी करें, चलना फिरना रखें, और इवन खाने से पहले करें, वो भी ज़रूरी है, ताकि जब खाने से पहले आप चहलकदमी करते हैं तो आपका जो भी फ़र्ज़ करें, जाहिर सी बात है, जो भी आपने अब से 8-10 घंटे पहले खाया है वो आंतों में मौजूद होता है, चाहे वो फाजिल शक्ल में ही होगा, ज़ाया शक्ल में ही होगा, और तो उसको आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो जब आप खाने से पहले अगर वॉक कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जिसे एक आम लफ्ज़ में कहा जाए कि जगह बन जाना। तो आपकी जब मूवमेंट्स नीचे की तरफ होंगी तो एक सक्शन भी प्रोड्यूस होता है, आंतों में एक गैप बनता है, एक जगह बनती है, फिर स्टमक को भी आगे गुंजाइश होती है कि जो कुछ भी आप खाएंगे वो आगे की तरफ बढ़ सकेगा। यही वजह है जो कॉमनली अब सुनने में आता है कि जी हमने थोड़ा सा खाया और यही मैदे के मुंह पे रखा हुआ है, खाना हज़म नहीं हो रहा आगे की, जैसे कहते हैं ना, तो उसकी वजह यही है कि आगे स्पेस होगी तो खाना स्टमक जो भी स्टमक में गया है वो आगे बढ़ाएगा। अब अगर आगे स्पेस ही नहीं है, आगे जो है वो आपने चहलकदमी नहीं की, आपने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं की हैं, या डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर गैस्ट्रोप्रेसिस कॉमन है, तो उसमें आंतों की मूवमेंट जो है वो थोड़ी रुक जाती है, तो या कम हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो गैसेस प्रोडक्शन तो होगी और पेट फूलेगा। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग कुछ भी खाते हैं तो उनको फ़ौरन से मोशन लग जाते हैं, पेट में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी क्या वजह बनती अच्छा, है? मरोड़ की जो कैफ़ियत है, देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ग़िज़ा में, या पानी ऐसा, जैसे अब बात करते हैं कि पानी ख़राब है, ऐसी कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया ज़्यादा हों। अमूमन बैक्टीरियल किलिंग कुदरती तौर पे जो तेज़ाब है वो मार देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वायरसेस और बैक्टीरिया हैं जो उस एसिड को, उस तेज़ाबियत को में सर्वाइव कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसी सूरत में फिर वो, चाहे उसे आम लफ्ज़ों में फूड पॉइजनिंग की तरह कह लें कि वॉमिटिंग भी हो सकती है, और अगर नहीं भी हो रही है तो वो आगे बढ़कर मज़ीद जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो अब उस सूरत में आंतों की मूवमेंट जो है ना, या तो बहुत इरिटेशन तौर पे, जैसे कहते हैं ना झुंझुलाना, और तो आंतें जो इरिटेट होके ज़्यादा मूवमेंट भी शुरू कर देती हैं। ऐसी सूरत में एक तो ये है कि मोशंस की शक्ल में वो चीज़ आती है, और दूसरा ये है कि मरोड़ उठने लगता है, यानी पेन्स हो या क्रैम्प्स होने लग जाते हैं आंतों में। तो उस सूरत में तो फिर हमें मेडिसिन्स की भी सपोर्ट देनी पड़ती है, और कोशिश ये किया करें कि जब कभी भी मोशन हो, जो कि बहुत कॉमन है, हर किसी के साथ हो सकता है, मोशंस में एकदम से मोशन रोकने के हवाले से जो मेडिसिन है, 2 किस्म की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है जो लोग बहुत इजीली खुद परचेज़ कर लेते हैं। इसमें एक ग्रुप तो है एंटीबायोटिक्स का, जिसमें फ्लैजेल आ जाती है।
लोग अमूमन गए और छुट्टे डिस्कस हुआ या मेडिकल स्टोर वाले ने बोला आप फ्लैजिल स्टार्ट कर दें। एक वो है कि जी मोशन रोकने के हवाले से अद्वियात आती हैं, बहुत कॉमन नाम है, मैं उनका खैर अभी नहीं लेना चाह रहा। कहने का मकसद है वो मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर के हवाले से या गुरु एडवाइस कर दे या आपस में डिस्कशन पे, तो ये इंतहाई नुकसानदेह होता ही है कि जो भी जरासीम है, वायरस है, बैक्टीरिया है, वो अगर बाहर निकल जाएँ तो बेहतर है। लेकिन अब हम उसे रोक देंगे, आंतों की मूवमेंट को और रोक देंगे, जो कि इरिटेट होकर बाहर निकालना चाह रही थी, जब भी मरोड़ उठ रहा था और आंतों की मूवमेंट बढ़ गई थी कि जो भी ऐसी चीज़ जो गलत थी, नुकसान देती, बॉडी उसको बाहर निकालेगी। लेकिन आपने अगर आंतों की मूवमेंट को रोक दिया तो ऐसी सूरत में फिर वो जरासीम वहीं पे रहते हैं, मज़ीद मल्टीप्लाई करते हैं और जज्ब होकर फिर बुखार भी हो सकता है और जो कंडीशन है वो वर्स हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की क्या वजह बनती है? अच्छा, अब देखें मैं चाहूँगा कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल डेफिनेटली हम इसको डिस्कस करता हूँ, बल्कि चाहूँगा डिटेल में हो। थोड़ा सा मैं इस हवाले से और बता दूँ मोशन में। और सब हम पहले एक कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना जी। डॉक्टर साहब, आज से तकरीबन कोई, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, तकरीबन कोई महीना पहले मेरा पेट ज़रा ख़राब हुआ, जो थोड़ा सा जिस तरह मोशंस और जो एक मरोड़ हल्के पड़ते हैं, ये अल्टीमेटली वो टाइम मुझे कुछ 3 वीक्स लगे, उसके बाद वो ठीक हो गया। बट सिंस यस्टरडे मेरी एक आदत है कि मैं पानी भी घर से लेके जाता हूँ, ऑफिस जाके मैं खाली चाय पीता हूँ। इनफैक्ट मैं दोपहर का खाना नहीं खाता। ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने लेकिन अगेन कल से दोबारा से वो बिल्कुल जो एक जिसे आप कहते हैं आंतों की मूवमेंट एक्सेसिव शुरू हो गई, ज़्यादा जी, आंतों में मूवमेंट ज़्यादा होने लग गई, यानी आप कह रहे हैं? जी, बाउल मूवमेंट बड़ी बिल्कुल वो। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे नवेद साहब कि ऐसी सूरत में आपको मोशंस होते हैं या नॉर्मल स्टूल पास होता है? नहीं, बहुत लूज मोशन। ओके, ठीक है। एक्चुअली होता ही है कि ये इसको हम अमूमन कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS कहा जाता है। और एंग्जाइटी और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि IBS को जन्म देते हैं, जिसमें IBS हो सकता है। तो ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने ज़रा सा इवन खाया, चाहे वो आपने साफ़ सुथरा खाया, घर का खाया, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार का ही खा रहे हो, लेकिन फिर वो थोड़ी देर के बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि आंतों में मूवमेंट शुरू हो गई शिद्दत से, और बाज़ औक़ात इसमें पेन भी होने लगता है, डिस्कम्फर्ट होता है और फिर मोशन भी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में डेफ़िनेटली मेडिसिन एडवाइस की जाती है और इसको एक ख़ास पीरियड तक दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको मेडिसिन भी एडवाइस कर दूँगा इस सिलसिले में, और एक ख़ास ड्यूरेशन तक बस उसे यूज़ करें। देखिए इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आनी चाहिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह आप डॉक्टर साहब को कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 12-1 बजे के दरमियान। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, मोशंस के हवाले से, पेट फूलने की क्या वजह बनती है, ये तमाम चीज़ें आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और जिस तरह का पानी हमारा है, हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं, इतनी गंदगी से हम लोग बाहर भी अगर आप जाएँ जंक फूड भी लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स तो हमें फेस करनी ही पड़ती हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो आज हम यही बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं और डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद है, हम उनसे पूछ सकते हैं। तो जनाब, मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक की तरफ जाना है। मैं ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो मज़ीद हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, तफसीली बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं OPD ऑनलाइन और बात हो रही है आंतों के हवाले से। आज हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्या ट्रीटमेंट्स उसके पॉसिबल हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आप ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब की तरफ जाने बढ़ते हैं और उसी से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जब गैसेस का प्रॉब्लम आपको होता है तो कौन सी ट्रीटमेंट्स जो है आप ले सकते हैं और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे आप ट्रीटेबल हो जाए आपकी गैसेस का प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, मैं ये भी बताऊँगा और साथ साथ एक चीज़ मैं माज़रत करना चाहूँगा। कल जब मैंने कहा था मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, किसी वजह से मैं शायद वो सिम एक्टिवेट वो नहीं ऑन कर पाया हूँ, तो बहुत लोग जो अगर मुझे ट्राई कर रहे हो सकता है कांटेक्ट ना हुआ, तो आज मुझे कर सकते हैं 12 बजे से 1 बजे के दरमियान कॉल। ठीक है। अभी आपने जैसे कहा कि गैसेस अगर बन रही हैं तो ऐसी सूरत में मेडिसिन्स का क्या यूज़ किया जाता है और ग़िज़ा। मेडिसिन्स डेफिनेटली उसका एक रोल है अपनी जगह पे, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स कहते हैं इनको हम,
और अच्छी अब एडवांस फॉर्म में भी इसमें मेडिसिन आ गई हैं जो कि आंतों की जब मूवमेंट है उसको बढ़ाती है, उसको बेहतर करती है, उसको नॉर्मलाइज करती है, ठीक है। वो भी हम देते हैं। ज़्यादातर मैं वो मेडिसिन के नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ वही सेल्फ मेडिकेशन वाली बात है खुद से। दूसरा ग़िज़ा के हवाले से जैसे अभी आपने कहा कि हाई फाइबर डाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। अब हाई फाइबर डाइट्स क्या हैं? जितनी भी वेजिटेबल्स का जब हम जिक्र करते हैं कि वेजिटेबल्स होनी चाहिए, आटा जो है वो प्योर फाइन आटा इस्तेमाल ना करें, चक्की का इस्तेमाल किया जाए, वो भी रफेज है, तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, आंतों की मूवमेंट भी बाहर रहेगी। इसबगोल का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे रखें। शहद और इंजीर, मैंने कल भी ये जिक्र किया था, शहद और इंजीर जो है मैदे के लिए और आंतों के लिए बहुत बेहतर है, हीलिंग भी करती है, तो इसका ये आप रेगुलर अगर इस्तेमाल रखते हैं तो काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी। दूसरी बात ये है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो ये अब कॉमन होता जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो एंग्जाइटी है बेसिकली, क्योंकि हम हर शख्स जो है वो कहते हैं ना 5 साल का बच्चा भी वो एंग्जाइटी का शिकार है। एंग्जाइटी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये एग्रीवेट होता है, ऑल्दो कि इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज़, IBS कंट्रोल में आपके नहीं है कि आप उसे रोक सकें, लेकिन अगर ये चीज़ एक डेवलप हो रही है बार बार तो ऐसी सूरत में मेडिसिन भी दी जाती हैं, प्लस उन चीज़ों उन फैक्टर्स को निकाला जहन में रखा जाता है कि जिसके से इरिटेशन हो रही है ताकि वो अवॉइड की जा सकें। बाज़ औक़ात डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क से बनी हुई जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड किया जाता है अमूमन IBS के अंदर कि वो ना इस्तेमाल की जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स से बहुत प्रॉब्लम होती है और कार्ब्स वाली ग़िज़ाओं से भी, तो उस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वो स्पेसिफिक डिजीज़ भी हैं जिसमें सीलिएक डिजीज़ आ जाती है, सीलिएक स्प्रू है, तो उस सूरत में या लैक्टोज इंटॉलरेंस की हम बात करते हैं तो जहाँ पर बच्चों में भी ये चीज़ हो सकती है और बड़ों में भी होती है, तो वहाँ पर जो भी दूध से मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं फिर वो टॉलरेट नहीं कर पाते और ऐसी सूरत में मोशंस होने लग जाते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जिन ग़िज़ाओं से आप समझते हैं कि आपके मैदे में इरिटेशन पैदा होती है, स्टमक में, आंतों के अंदर, तो उसको अवॉइड किया जाए। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सिर्फ एग का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं उसके बाद जो उनको इरिटेशन हो गई, या प्रोटीन्स का इस्तेमाल भी हमें कंट्रोल लेवल में करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर मिकदार में लेते हैं कॉन्स्टिपेशन की एक वजह बनता है। ठीक है, और वैसे मैं यहाँ यही पूछना चाहूँगी, जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उसमें आप कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो ले सकते हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ जो आप अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पानी का इस्तेमाल, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। ये बात जहन में रख लें, ये 6 गिलास 8 गिलास ये कोई मेजर्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, जितना ज़्यादा आप पी सकते हैं। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि सहरीम के वक्त जब टाइम ख़त्म हो रहा होता है तो हम जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए वाली बात है। इस तरीके का इस्तेमाल आपको पानी का करना पड़ता है, ख़ासतौर पे उनमें जिनमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। दूसरा ये है कि दही का इस्तेमाल किया जाए, मैदे के हवाले से भी बहुत अच्छा है। प्रोबायोटिक्स हैं एक तरीके की जो आपके एक नॉर्मल फ्लोरा है, एक आंतों के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जिनकी मौजूदगी ज़रूरी है, तो वो अगर कम हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, तो वो एक मेंटेन रखना होता है, वो हमारे जर्म्स और दूसरे बैक्टीरिया की किलिंग में भी हेल्पफुल होता है। अगर आपको दही इस तरह से नहीं अच्छी लगती तो आप उसकी लस्सी बना के भी पी सकते हैं, बट किसी भी फॉर्म में आपको लेना ज़रूरी है। तो कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वाला मोहम्मद यूसुफ जी। आवाज़ मेरे ना टांग में ना दांत हो गए, गोल गोल है ना, उसको खारिज हो। ओके, टांग में किस जगह पे हुए हैं आपके? पिंडली में हुए हैं, पैरों में हैं? गोल गोल दांत। अच्छा, ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? 23 साल। कितनी बताई? 23 साल। 23 साल तो 5-6। ओके, अच्छा, मैं चाहूँगा आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा। इसके लिए पर्टिकुलर मेडिसिन है, वो मैं आपको एडवाइस करूँगा। तकरीबन 10 से 15 दिन तक आपको उसको यूज़ करनी होगी। शुरू में पहले 1 हफ्ता हम यूज़ कराएंगे, इंशाल्लाह उससे ये जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसमें बेहतरी आ जाएगी, ठीक है ना? बिल्कुल, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा 12 बजे तक। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे मैं देखिए कॉन्स्टिपेशन क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू। अच्छा, दूसरा मैंने जैसे कल भी ये बात कही थी, ये बात वाजे रखें कि अगर आपकी जो बॉवल हैबिट्स हैं, डेली जो एक जाने की हाजत के हवाले से जो एक ख़ास टाइम है, अगर किसी भी वजह से आपको कोई काम पड़ गया, आपने उसको डिले कर दिया, तो ऐसी सूरत में कॉन्स्टिपेशन मज़ीद वर्सन हो जाता है जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो कोशिश करें कि जिस वक्त अगर हाजत हो तो वो ज़रूर पूरी करें, वरना और पानी का इस्तेमाल, ये 2 चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, फिर बाद में ऐसा होता है कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन में फिर यही आगे चीज़ें जो हैं वो पाइल्स की शक्ल इख्तियार करती हैं, ब्लीडिंग बढ़ जाती है, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। इसी वजह से आप पहले ही अगर ये करेंगे, स्पगोल का जैसे मैंने कहा उसका इस्तेमाल बढ़ाएँ,
रेगुलर कर दें वो लोग बिल्कुल। जिनको प्रॉब्लम है। बिल्कुल, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ सर। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मैंने पूछना कि मेरे मेरे के अंदर इंफेक्शन है ठीक है, और मुझे कम से कम आज 5 से 6 दिन हो गए कब्ज भी है। ठीक है। अच्छा, मैदे के मुंह में कहा आपने, कहा इन्फेक्शन है? जी जी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना रात को मैंने 2 फालिक जो सिरप है कब्ज के लिए वो भी पिया है, कब्ज कुछ गोलियाँ भी खाई हैं मैंने। ठीक है। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा कि जब भी मैदे पे यानी गैस्ट्राइटिस का इशू आ जाता है या मैदे पे सोजिश की हम जो बात करते हैं, तो इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो कम से कम मतलब हफ्तों चलता है। वो 1-2 दिन में कि मेडिसिन इवन यूज़ करने से या एहतियात कर देने से फ़ौरी तौर पे हील नहीं होगा। ये बात जहन में रखें। थोड़ा सा इसकी जो शिद्दत में है वो डेफिनेटली उसमें कमी आएगी, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन कम से कम आपको 14 से लेके 21 दिन तक जो है यानी 2 से 3 हफ्ते तक आपको मेडिसिन रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करनी होगी। उसके साथ साथ एहतियात की जो बात करते हैं, कुछ ग़िज़ाओं के हवाले से मिर्च मसालों से आपको परहेज़ करना होगा। खाने के बाद फ़ौरन पानी नहीं पीना है और उसके बाद फ़ौरी चलना फिरना भी नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो आपने एहतियात के साथ रखेंगे तो कम से कम इसमें 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, फिर इंशाल्लाह इस चीज़ में बेहतरी आएगी। अगर आप मेडिसिनल एडवाइस चाहते हैं तो मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन भी एडवाइस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करे, कहाँ से? मैं मंजूर कॉलोनी कराची, मिर्जा गुलाम मुस्तफ़ा। जी, क्या जी। पूछना चाहेंगे आप? लेकिन बेबी मेरी एज है 65 ईयर जी ठीक है। और मेरे साथ और भी मामलात हैं थोड़े से, तो इसलिए मैं वर्किंग में नहीं हूँ और मेरा पेट बहुत लंबे अरसे से खराब है और मैंने ये क्या नाम है इसका, पटेल हॉस्पिटल में अपना A to Z चेकअप भी कराया था, ठीक है। लेकिन मेरा पेट फूलता है और मैं चक्की का ही आटा खाता हूँ। बेहतर है कि मैं वो अपना सब्जियां इस्तेमाल करता हूँ, उसके बावजूद मुझे कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, जिसमें इजीलेक टेबलेट है वो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। शाशे इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद भी मेरी जो है सेहत याबी नहीं हो पा रही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें 2 चीज़ें हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बात यह है कि कुछ चीज़, एक तो एज फैक्टर को मैं नहीं कहता कि 65 बहुत ज़्यादा एज है, लेकिन ये बात जहन में रखें कि आंतों के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स आती है या आपने जैसे स्टमक के हवाले से भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एक तो टाइम लगेगा, दूसरा थोड़ा सा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई मेडिसिन किसी पे बहुत अच्छा असर करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कुछ पेशेंट्स में वो चीज़ नहीं आती, तो ऐसी सूरत में मेडिसिन चेंज भी करनी पड़ ठीक है। जाती है। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा 12 से 1 के दरमियान, इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस कर दूंगा और आपने जो टेस्ट है मुझसे शेयर कर लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो वक्त जो है वो ख़त्म पर है और इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। मैं आपको कल का टॉपिक बताती चलूँ कि कल हम बात करेंगे मतली और कह के हवाले से। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स और जो भी आपकी बात करना चाहते हैं, हमें कल कॉल कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। मुझे डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।